हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष समांतर श्रेणी की सीरीज में, यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 5 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या होती है। तो मैं थोड़ा उसका बेसिक बताता हूँ आपको, फिर हम चलेंगे किस पर, एक्सरसाइज 5.1 पर स्टूडेंट। डन है स्टूडेंट। तो आइए हम देखते हैं आज की चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, है ना, चैप्टर चैप्टर 5, और यहाँ पर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट, ये होती है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट, समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी क्या होती है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ अब आपको कि अगर हम देखें ये समांतर श्रेणी क्या होती है। तो पहली बात तो समांतर श्रेणी यानी कि जिनके बीच का अंतर समान आना चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो ये अंतर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जिनके, एक बार ऐसे डेफिनेशन लिख लो, लिखो मेरे साथ, ऐसी श्रेणी जिनके ये जिसके दो क्रमागत नंबर या संख्या के बीच का अंतर समान हो, तो स्टूडेंट उसे ये कहेंगे समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। अब ये समांतर श्रेणी जो हो जाती है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्या एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। मान लो जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है स्टूडेंट, ये बोला मैंने, सीरीज हमारी 2, 4, 6, 8। तो देखो इनके यानी कि दो क्रमागत अंक क्या हो गए, ये और ये, यानी कि 2, 4, 6, 4, 6, 6, 8। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ इनके बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं स्टूडेंट इसको। ठीक है, जो हमारा सार्वंतर होता है ना, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है हमारा सार्वंतर, यानी कि स्मॉल डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल डी से नहीं करेंगे। कैपिटल डी जो हो जाता है हमारा, जो हमने देखे थे पीछे, यानी कि जो मूल की प्रकृति देखते थे, यानी कि उसको कहते थे विविध का, जो हमने 4.4 वगैरह में देखा था। ठीक है, तो वो कैपिटल डी से डिनोट करते थे उसे, और इसको किससे करेंगे, स्मॉल डी से, है ना। तो स्मॉल डी का मतलब होता है जैसे A2 माइनस A1। ठीक है, अब मान लो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, यानी कि ये पद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो, ये तो मैंने ये आपको बता दिया कि क्या होता है ये। इसको अगर जनरल वो देखा जाए तो मान लो यहाँ से k+1 और ये हो जाएगा k, है ना। अब मान लो जैसे यहाँ पर k=1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, d1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, है ना, चूंकि ये। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने k का मान यहाँ पर 1 रखा तो ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। तो यानी कि d1 जो निकल के आएगा हमारा, तो वो कैसे निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, ये सार्वंतर होता है, इसको डी कहते हैं। ये समांतर श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि सार्वंतर क्या होता है। ठीक, अब ऐसे ही हम अगर मैं d2 निकालूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये d2 हो जाता है। अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, d1 निकालूंगा, तो मैं इसके आगे लिखता हूँ, देखो, तो A2 कौन सा है, 4 है, 4 माइनस 2, तो इक्वल टू कितना जाएगा, 2। तो ये हमारा जो सार्वंतर है ना, तो ये जो सार्वंतर आया हमारा d1 का मान, इधर देखो d1 का मान 2 आया, है ना। तो यहाँ से d1 का मान कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से d2 का मान कितना हो जाएगा, A3 क्या है हमारा 6, और यहाँ से A2 कितना है 4, तो यहाँ से कितना हो गया 2, तो ये d2 कितना हो गया 2।
ठीक, अब ऐसे ही हम आगे निकालेंगे तो देखो D3 भी कितना आएगा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, है ना, डायरेक्ट। तो यहाँ से D3 भी कितना आ जाता है 2:8। तो ये क्या हो जाता है हमारा सार्वंतर। और जब सार्वंतर समान हो, है ना, यानी कि जो भी हमें सीरीज दे रखी है उसमें अगर सार्वंतर समान है तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी स्टूडेंट, है ना। अब समांतर श्रेणी होती है दो टाइप की, ठीक, तो मैं उसके टाइप भी बता देता हूँ समांतर श्रेणी के, है ना। तो इधर देखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं समांतर श्रेणी के प्रकार, ठीक। मैंने आपको पहले ही दिन से क्या रखा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। तो ये हमारा अभी क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है, 10-15 मिनट का बेसिक है, मैं ये आपको बता देता हूँ, फिर हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, लिखो मेरे साथ। तो ये पहली होती है परिमित, ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फाइनाइट भी कह देते हैं, है ना, यानी कि निश्चित, है ना, निश्चित। ए पी लिख देता हूँ, इसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरी होती है अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी, है ना, इसको कह देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाता है इनफाइनाइट एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं आगे ही क्या यूज करूंगा समांतर श्रेणी के लिए, एपी, है ना। तो एपी का मतलब ध्यान रखेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये दो टाइप की होती हैं। अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है स्टूडेंट, है ना। तो अब बोर्ड ये भर गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं इसके प्रकार के क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल। तो यहाँ आते हैं हम पहला, है ना, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इस तरीके से, हम ये कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो इसका एग्जाम्पल, तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ परिमित श्रेणी का, तो एग्जाम्पल इसका लिखो 3, 6, 9 जैसे, है ना, और 12 हो गया फिर, और इस तरीके से चल जाएगा, ये मान लो 21 तक, है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है समांतर श्रेणी, कौन सी, परिमित, है ना। अब देखो इनके बीच का अगर D1 निकालोगे तब भी 3 आएगा, D2 निकालोगे तब भी 3, है ना, और D3 निकालोगे तब भी 3। अब ऐसे ही चलता जाएगा, ये D3 D4 भी निकालोगे 3। अब जो यहाँ इसके कहने का मतलब है फाइनाइट, तो फाइनाइट यानी कि एक निश्चित ये संख्या तक जाकर रुक जाएगा, है ना स्टूडेंट। इसका ये मतलब विस्तारित नहीं होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। अब देखो इसका 2 का एग्जाम्पल, ठीक है, 2 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। हम मान लो इसका 5 ले लो, 5, 10 और 15, है ना, 20, और अब ये इस तरीके से चलता रहा, 20 आगे चलता रहेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका सारवांतर तो इसका भी क्या रहेगा, समान ही रहेगा। मान लो 5 है D1 और D2 5 है ना, और D3 भी 5 है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये क्या है, हमारी इनफाइनाइट श्रेणी है ना, तो इसको क्या कह देंगे हम, अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने आपको बताया, देखो कॉन्क्लूड कर लो जल्दी से, ये समांतर श्रेणी क्या होती है ना। समांतर श्रेणी में सार्वांतर क्या होता है ना, तो वो बताया मैंने आपको। और मैंने बताया आपको प्रथम पद क्या होता है, जैसे मान लो इसमें बताया था ना, जैसे ये प्रथम पद A1, A2, A3, A4, है ना, तो ये प्रथम पद कहलाता है A1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से मैंने आपको बताया प्रथम पद क्या होता है, वो यहाँ बताया था ना, जो मिट गया, ठीक। और इसमें बताया मैंने आपको समांतर श्रेणी के प्रकार कि ये अपरिमित होती है और परिमित होती है, परिमित अपरिमित, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट। डन स्टूडेंट, उनके एग्जाम्पल भी बताए मैंने आपको। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक फॉर्मूला और जल्दी से देख लो, है ना, फिर हम सीधे आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 पर, है ना। तो मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने सोचा कि जो मैं हिंदी में लिखूंगा, यानी कि जो टेक्निकल वर्ड है ना,
टेक्निकल शब्द हैं, तो मैंने सोचा कि आज से मैं अपने स्टूडेंट को इंग्लिश में भी बताऊंगा उनको, है ना। तो यहाँ इसलिए मैंने उन सबकी टेक्निकल वर्ड की जो टेक्निकल शब्द थे उन सबकी क्या लिखी, मैंने इंग्लिश भी लिखी है स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। जैसा जैसा टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है ना। तो जब यानी कि इंडिया ग्रोथ कंट्री है ना, तो जब कहते देश बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, तो यानी कि इंग्लिश में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं एक एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, और बाकी जो फॉर्मूले हैं हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अब मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो ये अब एक फॉर्मूला होता है एनवे पद का फॉर्मूला कहते हैं इसको, है ना। एनवे पद का फॉर्मूला, एनवे पद का सूत्र, है ना, या फॉर्मूला कह देते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट, है ना। वैसे तो ये फॉर्मूला जो होता है सूत्र, यानी कि काफी सारे सूत्र होते हैं फॉर्मूला के, है ना। और फॉर्मूला इसका क्या होता है, एक वचन, है ना। तो ये भी बता देता हूँ आपको साथ साथ में। तो ये एन पद का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया ये तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला है एनवे पद का, है ना। तो एन जो होता है यहाँ लिखो, देखो एन इज इक्वल टू होता है नंबर, है ना, नंबर। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको जहाँ, ठीक है। और ए जो होता है हमारा, यानी कि ए प्रथम पद मान लो, है ना। तो प्रथम मैं हिंदी में लिखता हूँ पहले, प्रथम पद, है ना। तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, है ना, टर्म। और यहाँ से डी मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है हमारा, ये सार्वधातुक, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं डी से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको फॉर्मूले में पूरा पता चल गया होगा कि कैसे कह रहा है ना। अब इसके एक थ्रू यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं, बाकी हम एक्सरसाइज में भी समझेंगे कि इसमें मान कैसे रखते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे अभी ये वाली ए पी ले लो, है ना, ये वाली ए पी ले ली, तो यहाँ से देखो ए क्या है, ए वन 3 है, ठीक है। डी कितना है, ये भी 3 है, ठीक। और एन कितना है, यहाँ से एन कितना है, ये 21 तक है ना स्टूडेंट, 21 तक है ना। एन होता है नंबर ऑफ, यानी कि जो नंबर होते हैं उसमें, यानी कि वो कहाँ तक है सीरीज, ठीक है। तो ये होता है नंबर, संख्या यानी कि, है ना। तो संख्या कितनी है, अब जैसे इसमें 21 तक है ये, तो मान लो इसमें ले लो या किसी में भी ले लो, चलो नई सीरीज ले लो, है ना। तो ये 2 4 6 और 8, है ना। तो ये इतनी सीरीज है, तो यहाँ से A1 ये और डी है ना, ये 4 है नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 नंबर है ना, 4 तक है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो A4, ठीक है। और ए कितना है, A1 2 प्लस एन कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। A4 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है ये हमारा, इस वाले फॉर्मूले में हम मान रखते हैं स्टूडेंट, है ना। अब देखो जैसे A4 को मैं सीधे ये भी लिख सकता हूँ A प्लस 3D, ठीक है। A प्लस 3D तो आया एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे, है ना। अब जब A अगर रख दूंगा मैं, जैसे ये मान लो 2 रखा आया प्लस, है ना, 3 और D कितना है इंटू 2, ठीक। तो ये कितना आएगा 8, तो A4 यहाँ से 8, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये बताया आपको एक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और माइंड में रखेंगे, है ना, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 5.1 पर, है ना, कहीं काम भी आएगा भी, है ना। लेकिन मैंने अभी आपको पहले से ही बता दिया है ना, कि ये एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 पर स्टूडेंट, ठीक। तो मैं इसको कर देता हूँ अब साफ, और बाकी जो एनवे यानी जो इसका समांतर श्रेणी का एपी का जो योग होता है ना, तो उसका फॉर्मूला जैसे एस एन, है ना, बराबर n/2, है ना। और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और a प्लस एल n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। तो ये जो योग वाले फॉर्मूले हैं, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे, है ना। अभी यहाँ पर हमें किस पर ध्यान देना, एनवे पद के फॉर्मूले पर, है ना। तो इसको याद रखेंगे। बाकी मैं आप पर भी ज़्यादा लोड नहीं डाल सकता एक ही बार में सारे फॉर्मूले याद करने के लिए, है ना। तो धीरे धीरे याद करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम, है ना। सब हो जाएगा आराम से, लेकिन, है ना, धैर्य रहो, ठीक।
ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से भी मिटा देता हूँ मैं और इसको नाम देंगे अब हम SI नंबर 5.1। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के SI नंबर 5.1 है ना, ये हम आज शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो पहला सवाल यहाँ पर क्या बनता है ना। तो 5.1 तक जितना बेसिक था मैंने ये आपको बता दिया है स्टूडेंट, है ना। अब बाकी यहाँ पर कोई बेसिक नहीं है, बाकी हम सीधे आते हैं अपने सवाल पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में, है ना, से किन स्थितियों में संबद्ध, है ना, यानी कि संबद्ध कहते हैं एप्लाइटेड स्टूडेंट, है ना, संख्याओं की सूची AP है और क्यों, है ना, यानी कि क्या निकालना है हमें, समांतर श्रेणी बताना है कि समांतर श्रेणी है और क्यों है ना, तो ये बताना है हमें। तो मैं एक बार आपको ये सवाल भी पढ़ कर बताऊंगा, लेकिन इस बार पहले आप क्या देखेंगे, यानी ये सवाल देख लेंगे पहले। ये लिखा है यहाँ से 5.1 शुरू है यहाँ से, और ये है पहला सवाल। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, है ना, कितना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी कि जब जो 1 किलोमीटर चलेगी पहले के, है ना, शुरू के 1 किलोमीटर जो चलेगी उसके लिए किराया कितना है, 15 रुपये, है ना। फिर उसके प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपये है, 8 रुपये। अब मान लो, है ना, मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, बढ़िया समझ में आएगा आपको फिगर के थ्रू। तो मान लो यहाँ से ये रोड है, ठीक, तो यहाँ से अब ये टैक्सी 1 किलोमीटर चली, इसके लिए कितना किराया, 15 रुपये। ठीक है, फिर ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही चलती रही। ठीक, तो यहाँ से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये 15 रुपये तो निश्चित है प्रथम किलोमीटर का किराया स्टूडेंट, है ना। अब ये कह रहा है प्रथम किलोमीटर के अतिरिक्त जो भी आगे वो चलेंगे, है ना, जितनी भी दूरी चलेंगे, तो उसके लिए क्या है, अतिरिक्त किराया 8 रुपये है ना। तो यानी ये फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बताता हूँ। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और 80 क्यों लिखा मैंने। ठीक, अब यहाँ से लिखता हूँ फर्स्ट, यानी कि प्रथम किलोमीटर का नियत किराया, है ना, ये कितना है, = 15 रुपये स्टूडेंट। ठीक, अब यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, और यहाँ से लिखता हूँ मैं सेकंड, है ना, सेकंड किलोमीटर का किराया अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो वो कह रहा है 15 + 8, यानी कि 15 और 8 कितने हो गए स्टूडेंट, 23, है ना। तो ये दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा किराया, 23। अब यहाँ से देखो थर्ड किलोमीटर के लिए निकालूंगा, यानी कि 3 किलोमीटर के लिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 23 + 8, यानी कि जितना आगे चलती जाएगी उसमें 8 क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा, है ना। तो जब ये कितना हो जाएगा, 31, तो इसका क्या हो जाएगा, 31। तो स्टूडेंट हमें जहाँ भी देखना है ना AP वगैरह, तो कम से कम हम 3, है ना, यानी कि A3 यानी कि 3 टर्म, यानी कि 3 पद अवश्य निकालेंगे, है ना। कम से कम हम D1 और D2 निकाल पाए इतना, यानी कि 2 बार चेक कर पाए सारवांतर अपना। ठीक, तो कम से कम 3 पद तो निकालेंगी, है ना, निकालेंगे ही। अब बाकी हम अपनी मर्जी है ना, 4 भी निकाल सकते, 5 भी, तो हम एक पद तो निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो चौथा पद होगा, यानी कि चौथे किलोमीटर के लिए, यानी कि 4 किलोमीटर के लिए। ठीक, तो यहाँ से 31 + 8, अब ये क्या हो जाएगा, 39, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 39। डन है स्टूडेंट। अब देखो ये आपको यहाँ पर AP की तरह कैसे बन गई है ना, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ से जो हमारी AP आई, है ना, AP = कितनी आई, 23, और ये 31, है ना। पहले तो 15 से ही लेंगे, 15 किलो, मतलब 15 रुपये है ना फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो पहले 15, फिर 23, और फिर 31, और फिर 39। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ तक ही निकाला है, ये आगे चलता जाएगा वैसे, है ना। तो यहाँ से हमें हमारी AP आ गई, है ना। अब आगे तो कितना भी निकालो, क्योंकि इन्होंने दूरी तो दी नहीं है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है ना। तो इन्होंने बस इतना कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, है ना, के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना, 15 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना, 8 रुपये। तो हमें ये बताना है कि ये AP है और क्यों है ना, ये नहीं है तो क्यों नहीं है ना स्टूडेंट। तो ये बताना है हमें इसमें फर्स्ट सवाल में। तो अब देखो यहाँ से, तो जब AP बताना, यानी कि कोई पूछेगा हमसे कि ये जो सीरीज है ये AP है या नहीं है,
तो ये कैसे बताएंगे हम, है ना। तो ये ऐसे बताएंगे सार्वंतर डी निकाल के, है ना। तो यहाँ से डी देखो D1, जब D1 निकालूंगा मैं, है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे A2, है ना, माइनस A1। अभी आपको पता होगा कि A2 और A1 क्या होता है ना, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बता रखा है मैंने आपको। तो यहाँ से A2 जब ये A2 में से A1 माइनस करेंगे कितना आएगा, यानी कि 23 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 8, है ना। तो D1 कितना आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं हम D2। तो D2 के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2। ठीक, तो A3 कितना है 31 और ये कितना है 23, है ना। अब यहाँ से कितना बचा, बोलो 8 बचा ना, D2। ठीक, अरे ये तो वेरी सिंपल है, आपको तो होशियार हो गए भाई लोग, है ना। D3 ये तो आपको निकालना आ गया कि सार्वंतर क्या होता है ना। और यहाँ से A4 माइनस A3, तो यहाँ से अच्छे से समझेंगे, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, A4 हमने निकाला है 39 और यहाँ से 31 और यहाँ से 8, ये D3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं स्पष्टता कि हमारा D1 जो है और D2 जो है और D3 जो है कितना है 8 है ना। तो यहाँ से स्पष्ट है कि सार्वंतर समान है, और जब सार्वंतर समान होता है तो क्या कहते हैं, हम उसको AP कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं, उसको देखेंगे, है ना। अब अतः प्राप्त, है ना, अतः प्राप्त, है ना, सीरीज, है ना, ऐसे कहें, अतः प्राप्त श्रेणी, है ना, अतः प्राप्त श्रेणी का सार्वंतर समान है ना। इसलिए उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यही तो पूछा था हमसे क्यों है ना, कि अगर समांतर श्रेणी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने ये बता दिया कि क्योंकि इनका सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा फर्स्ट सवाल का, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक, अब मैं इसको कर देता हूँ साफ, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो मैं ये आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं पढ़ करके बताऊंगा आपको, है ना। तो देखो यहाँ से सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट एक ही बार में देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा पढ़ करके, है ना। तो ये पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। किसी बेलन में यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है ना। तो मान लो यहाँ पर कोई बेलन है ना, तो मैं बेलन बना के बताता हूँ कि बेलन कैसा होता है, ये देख लो आप, है ना। और बाकी कहते हैं आने वाले जो आगे के चैप्टर हैं उसमें भी हमारे बेलन वाले सवाल आएंगे, है ना। तो मान लो बेलन है ये, ठीक है, तो ये बेलन होता है और यहाँ पर मान लो कोई पंप लगा हुआ है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब देखो, जब यहाँ पर बेलन होगा तो इसका कुछ आयतन होगा स्टूडेंट, इसमें हवा भरी होगी, है ना, इसमें कुछ हवा भरी होगी, यहाँ पर कुछ आयतन घेर रही होगी, है ना। अब मान लो जैसे कोई कमरा है, कमरे में भी क्या होती है स्टूडेंट, एयर होती है ना। तो वो आयतन यानी जितना कमरे का आयतन होता है उतना ही वॉल्यूम होता है किसका, एयर का, है ना। तो अब यहाँ पर हवा भरी होगी तो इसमें जो जितना भी आयतन होगा तो संपूर्ण आयतन में समाई होगी, है ना। तो अब इसमें आयतन तो दिया नहीं है,
अब इसमें बस इतना ही बोला है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है ना। तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि इसमें कितनी हवा थी और 1/4 निकाल दी तो किस में से निकाली, है ना स्टूडेंट। तो हम ये मानना पड़ेगा ना हमें, अब 1/4 निकाल रहे हैं तो किस में से निकाल रहे हैं, है तो ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ स्टूडेंट अपनी मर्जी से कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन मानना ऐसा है कि वो 4 से ना डिवाइड हो जाए स्टूडेंट, है ना। तो 4 से डिवाइड हो जाए, इस पर मेरा जो बोला गया शब्द है ये, तो इस पर ध्यान देंगे। ऐसा शब्द मानना है कि जो 4 से इजीली डिवाइड हो जाए, यानी कि पॉइंट पॉइंट में बनाए, कहने का अर्थ ये है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे इसलिए, है ना। मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया ना, सेकंड पार्ट फर्स्ट का। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बेलन का आयतन, यहाँ पर स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ 16 मान लेता हूँ, है ना। 16 मान लेते हैं, 16, है ना। तो इकाई 16 इकाई, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर या मीटर नहीं मान सकते हम, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1/4 भाग कहा है, तो यहाँ पर इकाई बोल सकते हैं बस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इकाई या ऐसे ही लिख रहे हैं तो 16, चलो लिख ही लो, है ना, इकाई, ठीक है। ऐसा सही नहीं लग रहा, खाली 16 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है स्टूडेंट, है ना। तो अब ये मान लिया हमने B1, है ना। तो ये एक तरीके से ये क्या आ गया, B1 आ गया हमारा 16। तो यानी कि ये जो हवा है इसमें, है ना, ये प्रेजेंट है इतनी एयर, है ना। 16 क्यूब इकाई होगा वैसे तो, 16 क्यूब इकाई, क्योंकि आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है ना। अब यहाँ से देखो, जब 1/4 भाग बाहर निकाल देता है स्टूडेंट, बाहर निकाल देता है, तो वो किस में से निकालेगा, 16 में से निकालेगा ना, 16 में से निकालेगा ना। तो 16 इंटू 1/4, ठीक है, 4 चौक 16। तो यहाँ पर इसलिए बोला था मैंने कि यहाँ पर आप देखो पूरा पूरा आ गया 4, है ना। तो इसमें से इसलिए बोला था क्योंकि अब पॉइंट पॉइंट में नहीं बनेगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर ये किस में से निकाली इसने, 1/4 भाग 16, जितनी एयर प्रेजेंट थी 16 क्यूब, है ना, इकाई, ठीक, उसमें से निकाली। तो ये 4 निकल गई, है ना। तो यहाँ से B2 कितना आएगा स्टूडेंट, अब ये किस में से निकली 4, 16 में से, तो ये B2 कितना आएगा यहाँ पर 12, है ना। तो हमने ये देखा 12 है। अब हम क्या बनाना है, हमें AP बनानी है हमें। तो हमारे ये 2 क्या आ गए, यानी कि 2 टर्म आ चुके हैं, 2 पद आ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो तीसरे पद के लिए, हाँ पुनः हम मान लो एक बार और मान लो, पुनः 1/4 भाग बाहर निकाला, बाहर निकाला, तब क्या मानेंगे, अब पुनः अब जितनी रह गई, अब कितनी रह गई, इतनी रह गई ना, 12 रह गई अब, है ना, 12 क्यूब इकाई। तो अब निकलेगा 12 में से, है ना। तो 1/4, 4 थी 12, तो ये कितनी निकल रही है, 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से कितना निकाल दिया, 12 बचा ना, तो इसलिए, है ना, B3 कितना आएगा, 12 माइनस 3, तो यहाँ कितना आएगा 9, है ना। अब देखो अगर मैं किस में निकालूंगा, 4, है ना, 4 में से निकालूंगा ना, ये वो सॉरी जो चौथा पद निकालूंगा, है ना, तब किस में से निकालूंगा, यहाँ डायरेक्ट लिखो अगर, है ना। तो यहाँ से देखो अगर मैं इधर करता हूँ 9 में से निकालूंगा ना, तो यहाँ तो ये कितना आएगा 9/4, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये भिन्न बन जाएगी, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, कम से कम AP के लिए 3 पद निकालने आवश्यक है, क्यों, क्योंकि, है ना स्टूडेंट, क्योंकि कम से कम D1 और D2 यानी कि 2 सार्वधान अंतर तो हम मिनिमम देख ही लें, है ना। उसके आधार पर हम कह देंगे कि ये AP है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखो इतना ही रहने तो, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि अगर चौथा निकालेंगे तो 9/4 आएगा वो, है ना। तो यहाँ से अगर मैं AP बनाऊँ, AP तो वो कितनी आएगी, 16 है सबसे पहले, तो फिर 12 है, फिर 9 है ना। अगर मैं चौथा पद लूंगा तो वो 9/4 आएगा ना स्टूडेंट, है ना। तो 9 में से, यानी कि अब मैं 9 में से घटाऊंगा भी 9/4 को, है ना। तो 4 9 36, 36 में 9 गया, 27/4 आएगा ना लगभग लगभग, है ना। तो 27/4 आएगा, है ना, ये चौथा पद आएगा, 27/4 आएगा। तो मैं नहीं लिखता हूँ इसको, क्योंकि वो पॉइंट में बन जाएगा या भिन्न आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, अब ये है हमारी AP। तो यहाँ से अगर मैं D1 देखूंगा तो D1 क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, है ना। तो यहाँ से A2 कितना है, 12 है, 12 माइनस 16, अब यहाँ से बच गया माइनस का 4, है ना। तो D1 कितना आ गया हमारा, माइनस का 4। अब यहाँ से देखो मैं D2 देखूंगा तो यहाँ से क्या बोलूंगा मैं, A3 माइनस A2, है ना। तो A3 कितना है हमारा 9 माइनस 12, तो यहाँ से कितना बचा, माइनस का 3, तो इसलिए D2 कितना आया स्टूडेंट, माइनस का 3, है ना। अब यहाँ से देखो हम क्लियरली देख पा रहे हैं D1
और T2, है ना। कितने कितने हैं, ये -4 है, वो -3 है ना। तो यानी कि बराबर नहीं है, समान नहीं है, जो सार्वधांतर है हमारा समान नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है स्टूडेंट, है ना। तो वही फिर से लाइन, चूंकि है ना सार्वधांतर समान नहीं है ना। वो लिख लेना आप कि उपरोक्त जो श्रेणी है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरी मतलब अच्छे से लैंग्वेज लिख के बता दी है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सार्वधांतर समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जो सीरीज है या श्रेणी है ना, AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, AP का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा जो हो जाता है सेकंड पार्ट हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ आप मैंने 16 माना, यहाँ आप कुछ और भी मान सकते हैं, 24 भी मान सकते हैं स्टूडेंट, है ना, 64 ही मान सकते हैं आप, जो 4 से इजीली कट जाए वो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलते थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारा डस्टर सारा ये जो है ना हमारा डस्टर ये अच्छे से काम कर नहीं पा रहा, सारा मिटा नहीं पा रहा है, है ना अच्छे से। तो यहाँ पर अच्छे से मिटा नहीं पा रहा है सारा, ये बीच में ड्रॉप रह जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, अब ये है हमारा थर्ड पार्ट, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ से है थर्ड पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड, है ना। अब यहाँ से देखो, ये आप इजीली देख पा रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से थर्ड पार्ट है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, है ना, जबकि 10,000 रुपये की, है ना, राशि जो है 8% की वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है, और ये बोला है मिश्र धन, है ना। मिश्र धन के लिए क्या दे रखी है हमें, मूलधन दे रखा है, ये P दे रखा है, और दर दे रखी है रेट, है ना। तो वो दे रखा है। तो यहाँ मैं बताऊँगा आपको, साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी बता दूंगा मैं यहाँ आपको, है ना, जो आगे आने वाले एक्सरसाइजों में, यानी कि इसमें जो हमारी NCERT है उसमें यूजफुल है, और आने वाले आपके जो 10th लेवल के एग्जाम होते हैं तो उसमें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण, या 10th के 12th के जो एग्जाम होते हैं जॉब के लिए, है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये, हाँ, जो चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है ना। तो मैं यहाँ पर देखो नोट करके आप लिखो, यहाँ पर पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, नोट करके लिखो आप, है ना। यहाँ पर जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो इसमें है नहीं, मतलब बुक में सवाल नहीं है साधारण ब्याज का, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ आपको, है ना। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन 100 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मूलधन जो होता है उसको डिनोट करते हैं P से, है ना। मैं आपको बता देता हूँ P से, और जो दर होती है उसको कहते हैं R, और जो समय होता है हमारा उसको कहते हैं T। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो इसको साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब ये क्या है, यहाँ लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज, SI बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया हमारा 1। अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। जैसे ये होता है ना साधारण ब्याज, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है स्टूडेंट, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, देखो अब ये तो आप समझ गए होंगे P क्या है, R क्या है, T क्या है ना। तो मैं यहाँ पर इसी लैंग्वेज में लिखता हूँ P1 प्लस, है ना, R/100, ये होता है टाइम, और माइनस P करते हैं, है ना, किसके लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर एक होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको स्टूडेंट कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो इसको लिखते हैं CI से, है ना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसको लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको लिखते हैं CI। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसको क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 1 + R/100 और T।
ठीक है स्टूडेंट, इसका इतना ही फॉर्मूला होता है, यानी कि उसमें से जो हमारा मूलधन है माइनस नहीं करते हैं, है ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं फॉर्मूले, जो यहाँ पर हमारा काम आने वाला है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, है ना, क्योंकि हमारा जो सवाल है चक्रवृद्धि मिश्र धन पर है ना। लेकिन हम इसको किससे कर सकते हैं, साधारण ब्याज से भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे किससे, इससे भी कर लेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे भी कर लेंगे, है ना, साधारण ब्याज से भी कर लेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ, है ना। तो ये हमारा जो होएगा, हाँ 4, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बताया खाली बेसिक, है ना, यानी कि मूल साधारण ब्याज का फॉर्मूला चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 4 सवाल की तरफ। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो ये हमारा आज क्या क्या रहा, थोड़ा बेसिक रहा, और क्या रहा थोड़ा हमारा, हमने ये सवाल देखा, सवाल नंबर 1 के 4 पार्ट, यानी कि चौथा हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से देखो 4th, ठीक, यहाँ से देखो क्या दिया है, जबकि रुपए 10,000 की राशि, यानी कि मैं, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इसको पी से लिख सकता हूँ, है ना, ये हो जाएगा 10,000, 10,000, है ना, इसको मैं आर से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 8%, ठीक है। और क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना, तो इसकी हमें क्या बनाने की कोशिश करनी है, इससे एपी बनाने की कोशिश करनी है ना। तो एपी आपको कैसे बनती है, मतलब ये तो आपको पता ही है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालते हैं, लेकिन वो निकलेगा कैसे, है ना, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो यहाँ से देखो, अब ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि अमाउंट से लिख देते हैं सीधे सीधे, या सीए लिख सकते हैं, है ना, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन कंपाउंड अमाउंट, है ना, तो सीए से भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया है आपको, पी प्लस आर बाई 100, और ये क्या होता है टाइम, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 10,000 है, ये 10,000 है ना, अब यहाँ से 1 है, और आर कितना है 8 है अपॉन 100 है, और टाइम तो स्टूडेंट 1 ही लेंगे, है ना, टाइम क्या लेंगे 1, 1 साल। ठीक, तो यहाँ से 10,000 आ जाएगा, ये 10,000 है। अब यहाँ से देखो ये एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 108/100, है ना, ये तो बनी है। तो यहाँ पर जब पावर बना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाद में एक ही बार लिखना पड़ेगा हमें ये। अब 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और देखो यहाँ पर कितना आ गया, अब इसकी 100 की और 108 की गुणा हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा 10,800, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये 10,800 आ गया। अब ये जो हमारा 10,800 आया है, यानी कि इसको कह देते हैं हम A1 कह दो इसको, है ना, 10,800, तो ये क्या आ गया, A1 आ गया हमारा, यानी कि एक टर्म आ गया स्टूडेंट, है ना। अब जब हम A2 निकालेंगे तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A2, तो अब मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधे मान रखूंगा, ठीक है। अब जो हमें मान रखना है, पी जो यूज करना है हमें, पी ये वाली यूज करनी है जो हमारा A1 आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये जो मिश्र धन आया एक तरीके से, है ना, तो पूरा ये, तो यहाँ पर मैं रखूंगा 10,800, तो यहाँ से अब ये हो जाएगा 108/100। टाइम हमें क्या लेना है, 1 वर्ष ही लेना है, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और यहाँ से 108 × 108, ठीक। तो यहाँ से 108 × 108 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 × 64 का 4, और 86, 8 0 0 और 64, 8 × 8। ये मैं पूरा आपको बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ताकि आप गलती ना करें, यहीं पर कर लें जितनी गलती करनी है ना, बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो आपसे। तो यहाँ पर 0 0, है ना, 0, और ये अब 8, ठीक है, और यहाँ से 0 और 1, तो ये 4 6 8 8 16, तो यहाँ पर से क्या जाएगा, अब यहाँ से ऐड कर दिया 8 8 16, और ये 0 और यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से A2 जो आएगा हमारा, तो ये कितना आ गया 11664, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आएगा हमारा क्या आएगा, A2, आपने देखा यहाँ पर जो यहाँ तक हमारा क्या आ गया, A2 आ गया। हाँ, वास्तव में ये A2 नहीं है, इसको इस तरीके से कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर A1 और A2 कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, मान लो इसको A1 मान लो इसे, है ना। अब ये जो आया हमारा ये A2 आ गया, और ये जो आया हमारा ये A3 आ गया, है ना स्टूडेंट, ये A3 हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 A2 A3, तो यानी कि 3 पद हमें मिल चुके हैं, जो कि हमें अनिवार्य है किसी कहते हैं सिद्धगणित को एपी सिद्ध करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो एपी, अब ये क्या बन जाएगी, एपी ये 10,000, और है ना, अब ये यहाँ पर आ गया सेकंड हमारा 10,800, और यहाँ पर ये क्या आ गया 11,664, है ना। तो यहाँ पर ये है।
अब इनका क्या देखते हैं हम, सारवांतर। तो सारवांतर D1 यानी कि A2 माइनस A1 देखते हैं। तो यहाँ से 10,800 है ना माइनस 10,000, ये माइनस 10,000 आ गया है ना। तो जब यहाँ से क्या होगा A2 ये हो जाएगा ना D1 है ना, तो A2 माइनस A1 हुआ, 10,800 में से 10,000 जाना है तो यहाँ से बचेगा 800 है ना D1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से D2 अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या देखेंगे हम A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना हमारा 11,664 और माइनस 10,800। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 10,800 है ना, ठीक है, तो 11,664 और ये क्या हो गया 10,800 है ना। अब यहाँ से 4, 6 और 16 में से 8 जाएगा 8, 0 ये इतना आ गया, ये क्या आएगा 864 आएगा है ना। तो यहाँ पर देखो हम D1 और D डन स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या आ चुका है 800, यानी कि आपने देखा D1 और D2 कितना देखा आपने 864। तो यहाँ पर हमें क्लियरली स्पष्ट है कि ये जो है D1 हमारा 800 आया है, D2 हमारा 864 आया है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस तरीके से ये जो है हमारा क्या नहीं है, यानी कि AP नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारवांतर समान नहीं है ना। तो यहाँ पर चलो मैं इधर मिटाई देता हूँ, फिर ये लिखता हूँ है ना। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, अब हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि AP हमारी समान नहीं है, चूंकि सारवांतर समान नहीं है ना, अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट का, यानी कि चारों पार्ट कंप्लीट फर्स्ट सवाल के। ठीक है, अब ये जो हम देखेंगे यानी कि सवाल नंबर 2 से, तो ये हम देखेंगे अपने सेकंड पार्ट में, यानी कि वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा किसके लिए, यानी कि 5.1 एक्सरसाइज के लिए। इसमें हमने समझा थोड़ा बेसिक है ना, कि हमें सारवांतर क्या होते हैं ये वगैरह सारे, यानी कि श्रेणी कैसे बनती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये सॉल्यूशन आप रखिएगा अपने पास संभाल करके और प्रैक्टिस करते रहिएगा स्टूडेंट। और फिर इसके आगे आपको क्या करना है, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करते रहना है ना, उसमें से देखते रहना है कि कौन से प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं है ना एग्जाम में। तो उसके थ्रू आपको ये जो एक्सरसाइज भी है ना, उसको भी समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इतना सा मेरा मैसेज था वीडियो के एंड में। और तो इस बात पर आपका क्या बनता है, यानी कि वीडियो को लाइक करना तो बनता है स्टूडेंट है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं अपने पार्ट सेकंड में 5.1 एक्सरसाइज के। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट।